हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मजे से कर रहे होंगे। मैं नेहा मैम स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फाउंडेशन क्लासेस में। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3। तो आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे टिश्यूज के बारे में। तो इसको अच्छे से समझने के लिए प्लीज आप सभी बच्चे एक बार चैप्टर 2 जो है इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने अपलोड की है, ठीक है, पार्ट्स में, वो आप लोग जरूर देखकर आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया, चैप्टर का नाम है टिश्यूज इन एक्शन। तो अब हम जानेंगे कि किस तरीके से जो हमारे ऊतक हैं वो क्रिया करते हैं, यानी क्या क्या काम हमारी बॉडी के अंदर ऊतक करते हैं। आज हम इस सब चीजों के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं। लाइफ बिगिंस व्हेन अ सिंगल सेल डिवाइड्स इटसेल्फ सेवरल टाइम्स टू गिव राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। बेटा, जीवन की जो शुरुआत है वो कैसे होती है? जब एक सिंगल सेल, एक सिंगल कोशिका कई बार अपने आप को क्या करती है, कई बार विभाजित होगी, कई सारी कोशिकाओं को उत्पन्न करती है, तब आपका जो जीवन है उसका आरंभ होता है। सेल्स ग्रेजुअली फॉर्म द स्किन। यही कोशिका क्रमिक रूप से क्या करती है, त्वचा बनाती है प्रोटेक्शन के लिए, मांसपेशियां बनाती है मूवमेंट के लिए, गति के लिए, हड्डियां बनाती है सपोर्ट के लिए, तंत्रिकाएं बनाती हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि किसी चीज पर आप नियंत्रण करते हो ना, नियंत्रण और समन्वय, एक बैलेंस जो हम बनाकर चलते हैं उसके लिए। एंड ऑल अदर ऑर्गन्स, बाकी जितने भी अंग हैं उन सभी का ही निर्माण ये कोशिका ही करती है। दिस प्रोसेस इज सो इंट्रिकेट that it is considered one of nature's greatest engineering marvel। बेटा, ये जो प्रक्रिया है ना, ये इतनी जटिल है, इंट्रिकेट होता है जटिल। ये प्रोसेस इतना जटिल है कि ऐसा माना जाता है प्राकृतिक के जो कई तरीके के जो चमत्कार है ना, उनमें से एक ही चमत्कार माना जाता है। रिसर्चर्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, शोधकर्ता जो है कोशिश करते हैं इसको समझने की, प्रक्रिया को replicate and modify this process for human welfare। बेटा, जो शोध करता है वो जनरली करते क्या है, मानव के हित के लिए इस प्रोसेस को समझते हैं, फिर इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आने हैं, है ना। रेप्लिकेट का मतलब होता है जनरली 1 से 2 बनाना, और मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई का मतलब किसी चीज को संशोधित कर देना, ये करते हैं ताकि ह्यूमन का जो है वेलफेयर हो सके, मानव का विकास के लिए, कल्याण के लिए। टू डू सो इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट गवर्न ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ऐसा करने के लिए बहुत जरूरी है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ हो रही है, जो डेवलपमेंट हो रही है, वो किस तरीके से हो रही है, कौन सा प्रोसेस उनके अंदर लग रहा है, ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। What makes cell group together to form tissues? ऐसा क्या है जो कोशिकाएं जो एक साथ इकट्ठी होकर कैसे वो टिश्यूज बना लेती हैं? Why do some tissues grow throughout life while others do not? और ऐसा क्यों होता है कि जो कुछ ऊतक हैं वो आपके पूरी लाइफ तक क्या करते रहते हैं, आजीवन जो है आपके ग्रो करते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं, जबकि कुछ वृद्धि नहीं करते, ठीक है। इन चैप्टर 2 पार्ट 2 में सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, कोशिका जो मूलभूत इकाई थी जीवन की, यू हैव लर्न्ड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आप लोग सीख कर आए हो, समझ कर आए हो, पढ़ कर आए हो कि किस तरीके से कोशिका जो है बेटा, आप बोल सकते हो मूलभूत इकाई या संरचनात्मक इकाई या क्रियात्मक इकाई होती है किसी भी जीवन की। Many cells come together to form a multicellular organism। कई सारी कोशिका एकत्रित होकर, इकट्ठी होकर एक बहुकोशिकीय जीव बनाती है। In all multicellular organisms, इन सभी बहुकोशिकीय जीवों में there is a hierarchy of organization। इन सब के अंदर क्या होता है, इनकी जो बॉडी है वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती है, बनी होती है। कैसे? सेल्स ऑफ सिमिलर टाइप्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन ग्रुप्स टुगेदर टू फॉर्म आर टिश्यूज। आप लोग पढ़कर आए कोशिका के बारे में, ठीक है। फिर ये जो एक जैसे काम करने वाली कोशिकाएं होती है, ये इकट्ठी होती है और क्या बनाती है बेटा, ऊतक बनाती है, यानी कि टिश्यूज बनाती है। मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन्स। और इसी तरीके के एक से ज्यादा जो ग्रुप्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, ये क्या करते हैं, ये ऑर्गन का निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। अब यही जो अलग अलग अंग हैं ये अंग तंत्र बनाते हैं। एंड ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म, और फिर ये अंग तंत्र बनाता है एक जीव को, यानी कि ऑर्गेनिज्म को।
तो सभी बच्चों को समझ में आई बात कि ये एक हायरार्की है ऑर्गेनाइजेशन की। कैसे कि सबसे पहले तो हम लोग पढ़कर आए थे किसके बारे में, सेल्स के बारे में, है ना। सेल्स से क्या फॉर्म हो रहा था, टिश्यूज बन रहे थे, जो अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। टिश्यू के बाद क्या फॉर्म हुआ, टिश्यूज इकट्ठे हुए तो उन्होंने ऑर्गन बना दिया। ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं, ऑर्गन आपस में ऑर्गन सिस्टम का निर्माण कर दे रहे हैं और ऑर्गन सिस्टम से बन जा रहा है बेटा एक पूरा ऑर्गेनिज्म। इज इट ओके? होप सो यहां तक सभी को समझ आया होगा। आगे बढ़े। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव में, सच एज अमीबा, जैसे कि अमीबा, ए सिंगल सेल परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ लाइफ। बेटा एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा, इसके अंदर क्या होता है, एक ही कोशिका सारे फंक्शंस, सारी क्रियाएं करती है जीवन की। In multicellular organisms like plants and animals, different groups of cells perform different functions. लेकिन बहुकोशिकीय जीव के अंदर अलग अलग सेल्स के जो ग्रुप हैं वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स में। A tissues is a group of cells similar in structure that work together to form a specific function. कि एक टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, उतक क्या है, कोशिकाओं का एक समूह है। कैसे कैसे सेल्स का ग्रुप, एक जैसे स्ट्रक्चर वाली कोशिकाओं का ग्रुप, ठीक है, जो एक साथ काम करती हैं अलग अलग तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। इज इट ओके? द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज लीड्स टू द डिवीजन ऑफ लेबर which increases the efficiency of the body and enables it to carry out complex life processes. बच्चे देखो, अगर मैं एक ही सेल से बॉडी के बहुत सारे और काम करा रही हूँ, है ना, तो बेटा वो एक सेल ना वो सारे कॉम्प्लेक्स जो काम है वो नहीं कर पाएंगी। आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर बहुत तरीके के कार्य होते हैं, बहुत तरीके के सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, है ना। तो ये सारे इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो उनसे काम कराने के लिए ऑफ कोर्स की बात है कि शरीर को कार्य क्षमता जो है उसकी अच्छी होनी चाहिए, है ना। और अच्छी एबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, अलग अलग तरीके के ऊतक होंगे। जितने ज्यादा टिश्यूज हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे अलग अलग कार्य करने वाले, उतना अच्छा हमारी बॉडी काम करेगी। तो ये कहना है कि अलग अलग प्रकार के जो टिश्यूज हैं, ठीक है, जब वो बनते हैं, ठीक है, उनके बनने से अलग अलग कार्यों का विभाजन हो जाता है। इससे क्या होगा, इससे शरीर की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाएगी और जो जटिल काम है, जो जटिल प्रक्रिया है, वो भी आसानी से पूरी हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन एनिमल्स, जानवरों में, मसल टिश्यूज इनेबल मूवमेंट्स एंड नर्व टिश्यूज कैरीज मैसेजेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बेटा जो मांसपेशियां वाले ऊतक होते हैं ना, वो किसमें हेल्प करते हैं, वो हेल्प करते हैं आपके गति में, मूवमेंट में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, ठीक है। वहीं कहीं जो नर्वस टिश्यू है वो क्या करते हैं, जो तंत्रिका टिश्यू है, वो ऊतक है, वो आपके शरीर के विभिन्न विभिन्न भागों में आपके जो मैसेजेस हैं, जो संदेश है, वो पहुंचाने का काम करते हैं। वहीं कहीं इन प्लांट्स, पेड़ पौधों की अगर मैं बात करूं, कंडक्टिंग टिश्यूज सच एज जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स व्हाइल फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड। ऐसे बेटा अगर मैं पेड़ों की बात करूंगी तो पेड़ों के अंदर ना आपके कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। कंडक्टिंग टिश्यूज अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इनको बोलते हैं संवहन या संवहनी ऊतक बोलते हैं इनको, मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो पेड़ पौधों के अंदर ना कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं। कौन कौन से, जैसे अभी हम एक शॉर्ट में बता रही हूँ मैं आपको, जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। तो जाइलम क्या करेगा, जो भी वाटर है, जो भी मिनरल्स है, वो सर्कुलेट करना, ट्रांसपोर्ट करना होता है प्लांट्स की बॉडी में, तो वो ट्रांसपोर्ट कराएगा। जबकि जो खाने वगैरह वाली चीजें जो ट्रांसपोर्ट करानी होंगी वो कौन कराएगा बेटा, फ्लोएम कराएगा। इज इट ओके? अब जरा यहाँ पर एक थिंक इट ओवर कर लेते हैं। जनरली आपको सोच विचार करना है इसके ऊपर। क्या है, फर्स्ट पॉइंट है, हाउ इज द स्टडी ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज सिग्निफिकेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द लाइफ प्रोसेसेस एंड ह्यूमन वेलफेयर। कह रहे हैं कि जो इंसानों के अंदर जो इतने सारे प्रोसेसेस होते हैं और जो इंसानों का जो ये वेलफेयर है, इनको कल्याण है, जो मानव कल्याण है, इसको समझने के लिए कोशिकाओं और टिश्यूज का अध्ययन जो है वो किस तरीके से यूजफुल है या महत्वपूर्ण आप बोल सकते हो। सेकेंड, हाउ आर टिश्यूज इन प्लांट्स एंड एनिमल डिफरेंट एंड व्हाई। ऐसा क्यों है कि जो पेड़ों के अंदर और जानवरों के अंदर, दोनों के अंदर अलग अलग तरीके के ऊतक पाए जाते हैं और क्यों। नेक्स्ट, how is the division of labor at various levels of organization in multicellular organism
कोरिलेटेड विद देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बेटा जो मैंने अभी आपको बताया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके के जो विभाजन है ना, श्रम विभाजन, लेबर डिवीजन जो है, ये कैसे उनके स्ट्रक्चर और उनके वर्क से ये किस तरीके से रिलेट करती है, ये आपको बताना है। तो सबके आंसर्स आप लोगों को मिलेंगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, इन सबके आंसर्स आप लोगों के सामने ओपन होते जाएंगे। 3.1 व्हाई आर प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज डिफरेंट। तो आइए जानते हैं कि क्यों पेड़ों में और जानवरों में पाए जाने वाले ऊतक जो है बेटा वो अलग अलग क्यों होते हैं। इन चैप्टर 2 पार्ट 2 में सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की निर्माण इकाई, यू कंपेयर्ड प्लांट एंड एनिमल सेल एंड स्टडीड द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन देम। बेटा आपने दोनों को, प्लांट कोशिका को और एनिमल कोशिका को, दोनों को आपने पढ़ा अच्छे से और आपने उनके अंदर के डिफरेंसेस भी देखे। Most plants are fixed in one place and do not move from place to place like animal। आपको पता है कि कई तरीके के जो प्लांट्स है ना, ज्यादातर जो पौधे होते हैं वो एक ही जगह पर फिक्स रहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते, जबकि जो जानवर है वो आपके एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। They need support to stay firm and upright। आपको पता है कि प्लांट्स को क्या चाहिए होता है, उनको बेटा सीधा रहने के लिए, स्थिर रहने के लिए, खड़े रहने के लिए उनको सपोर्ट चाहिए होता है। Plant cells have a cell wall that provides rigidity and strength। प्लांट के पास हमने पढ़कर आए हैं कि उनके पास आपकी जो सेल होती है उसके बाहर हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन होती है ना, कोशिका झिल्ली होती है। वहीं कहीं प्लांट्स में, फंगी में और कुछ बैक्टीरियाज में हमने देखा था कि एक एक्स्ट्रा वॉल होती है जिसे हम सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति बोलते हैं। और ये क्यों होती है? क्योंकि ये सेल को रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, यानी उसको दृढ़ बनाती है और स्ट्रॉन्ग बनाती है, खड़े रहने में हेल्प करती है। एक्चुअल में जो प्लांट के अंदर जो प्रेजेंट सेल वॉल है ना, वो उसको प्रोवाइड करा देती है, एक दृढ़ता प्रोवाइड कराती है, एक स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड कराती है, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन में खड़े रहते हैं या डटे रहते हैं। In general, animals can move, although some such as sponges are immobile। बेटा जीवों की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जहां पर मैं जंतुओं की अगर मैं बात करूंगी तो वो गतिशील होते हैं, यानी कि वो मूव करते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सब लोग कुछ मूव ही करते हैं। स्पंजेस जो होते हैं आपके, जो आपके समुद्र में पाए जाते हैं, स्पंजेस वो वाला स्पंज नहीं है जो आप लोग समझेंगे कि जिनसे हम लोग बर्तन वगैरह साफ करते हैं, जो हमारे पिलोज वगैरह में पाई जाती है, ठीक है। स्पंजेस इमोबाइल होते हैं, यानी कि जो मूवमेंट नहीं करते हैं, अचल जिन्हें आप बोल सकते। विदाउट अ रिजिड सेल वॉल एनिमल सेल कैन चेंज शेप इजीली। देखो अब क्योंकि इनके पास एक कठोर रिजिड वॉल तो नहीं है, दृढ़ कोशिका भित्ति तो नहीं है, इसीलिए जो एनिमल की जो सेल है, कोशिका है, वो अपनी जो शेप है उसको चेंज कर सकती है। This cellular flexibility eventually helps make their bodies suitable for locomotion। और यही जो कोशिका का लचीलापन है वो हेल्प करता है जंतुओं को उनके शरीर को गति कराने में, मूवमेंट कराने में। Another major difference between plant and animal is their mode of nutrition। एक और अगर मैं मुख्य अंतर की बात करूं तो वो क्या है बेटा, पादप और जंतुओं के बीच में पोषण का जो विधि है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसके बारे में बहुत बड़ा अंतर है। कैसे? Animals have tissues that help them digest food obtained from different sources, while plants have tissues that help them utilize solar energy for synthesizes the food component through photosynthesis। देखो बेटा, जंतुओं के अंदर ऐसे टिश्यूज होते हैं जो जनरली क्या करते हैं, जो अलग अलग तरीके के जो फूड है उनको डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं, यानी पचाने में सहायता करते हैं। जबकि पेड़ों के अंदर ऐसे टिश्यूज पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस की हेल्प से क्या करते हैं, सूरज की रोशनी की मदद से अपने खाने को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो देखो टिश्यूज के बेसिस पर भी हम लोग डिफरेंस निकाल सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिस्टिंक्ट टिश्यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड एंड वाटर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। पादप की बात करो या जंतुओं की बात करो, दोनों के अंदर अलग अलग तरीके के टिश्यूज होते हैं खाने को पूरी बॉडी के अंदर, पानी को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने के लिए, ठीक है। The growth patterns in plant and animals also vary because the tissues responsible for growth differ in structure and functions। बेटा जो इनके बढ़ने की विधि है, ग्रोथ पैटर्न क्या है, जो इनकी बढ़ने की विधि है प्लांट्स में और जंतुओं में, ये भी बिल्कुल अलग है। वेरी यहाँ पर देखो VER वाला नहीं है, VER वाला होता है बहुत, वेरी यहाँ पर जो है ये बिल्कुल अलग की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि उनके जो टिश्यूज है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनकी ग्रोथ कराने के लिए, उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन भी अलग अलग पाए जाते हैं दोनों। इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में वी विल लर्न हाउ द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज रिलेट टू देयर स्पेसिफिक फंक्शंस।
बेटा हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग सीखेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से पेड़ों के अंदर और जंतुओं के अंदर जो अलग अलग तरीके के टिश्यूज हैं वो किस तरीके से अलग अलग फंक्शंस को करते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले आइए एक साइंटिस्ट से मिल लेते हैं, एक साइंटिस्ट का परिचय ले लेते हैं। B.G.L. Swami was a renowned Indian botanist known for his contribution to the area of plant morphology and anatomy. बेटा देखो, जनरली मैंने आप लोगों को पहले भी बताया होगा कि हम लोग बायोलॉजी के अंदर या जनरली साइंस के अंदर जो हमारी डिवीजन हो जाता है ना हमारे चैप्टर्स का, उसमें जो बायोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं ना, वो हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के बारे में पढ़ते हैं। जहां पर हम लोग प्लांट्स के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं उसको हम बॉटनी बोलते हैं, जहां हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे उसको हम जूलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो ये B.G.L. स्वामी कौन है बेटा? ये प्रसिद्ध भारत के बॉटनी वाले वैज्ञानिक थे। ठीक है, जिन्होंने किसके ऊपर, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था अपना प्लांट की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी यानी कि मतलब जनरली हम लोग बात करें बाहर की जो रचना है उसके बारे में, और एनाटॉमी यानी अंदर की जो अंदर के बारे में आप लोग जो पढ़ते हैं ना, स्ट्रक्चर्स कैसे प्रेजेंट है अंदर, किस तरीके का जब आप किसी भी चीज को, जैसे आप लोग जनरली अनियन पील के अंदर स्लाइड वगैरह देखते हो कि किस तरीके से पैटर्न नजर आता है, इसके बारे में जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था उसके लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध। हिज बुक, इनकी जो किताब थी हसुरु होनु, इज अ पॉपुलर बुक इन कन्नड़ लैंग्वेज। ठीक है बेटा, ये जो बुक थी इनकी हसुरु होनु, ये कन्नड़ लैंग्वेज में बहुत प्रसिद्ध बुक है अभी भी। इट इज अ ब्लेंड ऑफ साइंस, सटायर एंड कल्चर। ये पुस्तक विज्ञान, व्यंग्य और संस्कृति का एक अनूठा मिश्रण है। The book describes the botanical excursions in the forest of Western Ghats and is a treasure of plant descriptions, utilization, conservation practices, botanical folklores and myths। देखो बेटा, इस किताब के अंदर जनरली है क्या? इस किताब के अंदर अच्छे से बताया गया है किसके बारे में? पहले जो पश्चिमी घाट है ना, उसके जंगलों के बारे में कि किस तरीके से जंगल का जो पूरा आप एक बोल सकते हो कि पूरा एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वहां पे। ठीक है, और साथ ही साथ इस बुक के अंदर जो पेड़ों का वर्णन, उनका जो यूटिलाइजेशन यानी उपयोग कहाँ होता है, उनको बचाने की जो प्रोसेसेस है, कैसे आप उनको संरक्षित रख सकते हो। ठीक है, और कुछ जो है आपके बॉटनिकल फॉल्कलोर्स होते हैं, आपकी लोक कथाएं है ना, जो लोगों के द्वारा प्रसिद्ध होती हैं, उनके बारे में, और कुछ मिथ्स भी हैं इसके अंदर, जो कुछ मिथक भी है, उनका ये बुक जो आपका पूरा एक भंडार है। द बुक वॉन द केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1978। इस किताब को वर्ष 1978 में केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, 3.2 टिश्यूज फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेड़ों के अंदर उन ऊतकों के बारे में जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी जो वृद्धि कराते हैं। You must have observed that a small seedling grows into a tall tree। बेटा आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि कैसे एक छोटा सा जो सीड होता है, बीज होता है, वो कैसे ग्रो करके एक बड़े पेड़ में बदल जाता है। रूट्स ग्रो डीप इनटू द सॉइल, कैसे जो जड़ें हैं वो जमीन में और गहरी होती चली जाती हैं। स्टेम्स बिकम थिकर, तने एकदम मोटे चौड़े हो जाते हैं। विद टाइम एंड ग्रास ग्रो अगेन आफ्टर बीइंग ईटन बाय ग्रेजिंग एनिमल्स। समय के साथ साथ जो घास है, जिसको एक बार जो है ग्रेजिंग होता है, चरना है ना, जानवरों द्वारा चरने के बाद कैसे समय के साथ जो आपकी घास है वो दोबारा से ग्रो कर जाती है, यानी बढ़ जाती है, उग जाती है। Which tissues are responsible for these changes? इस परिवर्तन के लिए कौन से जो टिश्यूज है, कौन से उतक जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? प्लांट ग्रोज इन डिफरेंट वेज। बेटा पेड़ पौधे जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से वृद्धि करते हैं। कैसे? सबसे पहले इंक्रीज इन लेंथ। देखो एक तो उनकी लेंथ बढ़ती है ना, जैसे आपका ये कोई प्लांट है, ठीक है, अब ये छोटा सा है, ये इसकी जड़ है, ठीक है, ये कोई छोटा सा प्लांट है, चलो ऐसे ले लेते हैं। तो एक तो ये इस तरीके से इसके स्टेम भी बढ़ेगी ऊपर, और नीचे इसकी जो रूट्स है वो भी बढ़ेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज इन गिर्थ, थिकनेस ऑफ स्टेम। बेटा आपने देखा होगा कि जब आपका जो प्लांट है वो बढ़ता है तो पहले जो होता है छोटे, एक जो तना होता है वो पतला होता है, लेकिन जैसे जैसे आपका पेड़ बढ़ता चला जाता है उसका तना भी मोटा और मजबूत होता चला जाता है। एंड थर्ड, रीग्रोथ आफ्टर कटिंग द ब्रांचेस और ग्रेजिंग बाय एनिमल। आपने देखा होगा कि जब आप लोग ब्रांचेस जो है, ये वाली जो ब्रांचेस होती है ना, ये जो तने होते हैं, ये किसी के द्वारा हवा की वजह से टूट जाता है, या आप लोग जनरली कुछ बच्चे जो है वो तोड़ देते हैं, या एनिमल्स के थ्रू उनको जब ग्रेज कर लिया जाता है तो वो किस तरीके से वापस से ग्रो कर जाती है ना। तो हमने देखा 3 तरीके से प्लांट जो ग्रो कर रहा है। एक तो हम लेंथ देख सकते हैं, एक हम गिर्थ देख सकते हैं,
और एक हम आपका जो है रीग्रोथ देख सकते हैं जब कोई तना वगैरह जो आपका कट जाता है। दिस ग्रोथ रिक्वायर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स दैट टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू कॉल्ड अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। बेटा ये जो ग्रोथ हो रही है ना, इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आपको ना एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स की जरूरत होती है, यानी कि वो सेल जो एक्टिव रहती है, सक्रिय रहती हैं और विभाजित होती रहती हैं, ठीक है, एक साथ इकट्ठी हैं। तो इकट्ठी होंगी तो क्या बनाएंगे, टिश्यूज बनाएंगी। और ये ग्रो करने वाले जो टिश्यूज होते हैं बेटा, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में बोलते हैं इसको विभज्योतक ऊतक। लेट अस एक्सप्लोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो आइए खोजते हैं या एक्सप्लोर करते हैं, अन्वेषण करते हैं अलग अलग तरीके के विभज्योतक ऊतक का, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का। 3.2.1 एपिकल मेरिस्टेम। बेटा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शीर्ष विभज्योतक का। एपिकल मेरिस्टेम क्या होंगे आपके, वो वाले, देखो हिंदी में ना थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है कि हिंदी में थोड़ा याद रखना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको हिंदी में याद रखने ज्यादा आसान रहते हैं। उनसे क्या होता है कि डायरेक्टली आपके कुछ मीनिंग्स जो हिट करते हैं दिमाग में, है ना। हाउ डू प्लांट्स ग्रो इन लेंथ। पेड़ों में लंबाई कैसे बढ़ती है, कैसे ग्रो करती है। लेट अस स्टडी द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन एन अनियन बल्ब। तो चलिए हम लोग इसके बारे में किसकी हेल्प से जानते हैं, प्याज की जड़ें होती है ना, उसके बारे में जानते हैं। एक्टिविटी 3.1 लेट अस डिजाइन एक्सपेरिमेंट। तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट के मदद से इस एक प्रयोग करते हैं और फिर उसकी मदद से थोड़ा समझते हैं। फर्स्ट, टेक 2 ग्लास जार्स और कपलिंग जार्स एंड फिल देम विद वाटर। बेटा देखो ये जो है ना आपके, ये होते हैं आपके कपलिंग जार्स होते हैं, ये नहीं है आपके पास तो आप जनरली ग्लास के जार भी ले सकते हैं और उनको पूरी तरीके से पानी से भर दीजिए। नाउ टेक 2 अनियन बल्ब्स एंड प्लेस वन इन ईच जार एज शोन इन फिगर 3.1। आपको क्या करना है, इस तरीके से 2 अनियन बल्ब लेने हैं और इनको आपको जार के ऊपर प्लेस कर देना है। ध्यान रखना है कि आपकी जो जड़ वाला हिस्सा है वो नीचे की तरफ। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट इन बोथ बल्ब फॉर अ फ्यू डेज। अब कुछ दिनों तक आपको क्या करना है, उनको ऑब्जर्व करना है, जो उनकी जड़ें हैं और क्या उनमें क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनको आपको ध्यान से देखना है। मेजर द लेंथ ऑफ रूट्स ऑन डे 1 and 2 and 3। अब आपको हर बार उनकी जो लेंथ है उसको ध्यान से मेजर करना है, जैसे मतलब डे 1 में इतनी लेंथ थी तो डे 2 में कितनी बढ़ी, 3 में कितनी बढ़ी। ऑन डे 3, तीसरे दिन, कट द रूट टिप्स ऑफ द अनियन बल्ब इन जार B by about 1 centimeter. After this, observe the growth of roots in both the jar, measure their lengths. अब बेटा आप लोगों को करना क्या है, अब आपको तीसरे दिन के बाद जो जार बी के अंदर जो आपकी जड़ें हैं ना, उसको लगभग 1 सेंटीमीटर तक आपको काट देना है, ठीक है। और उसके बाद चौथे दिन दोनों जड़ों के अंदर जो आप चेंजेस देखोगे, जो ग्रोथ देखोगे जड़ की, उसको आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है और उनकी लेंथ को मेजर करना है, ठीक है। फॉर 4 more days, डे 4 ऑनवर्ड एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.1। उसके बाद आपको टेबल 3.1 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट करना है। देखो बेटा अब ये एक्सपेरिमेंट आप लोग खुद करेंगे और करके आप लोग मुझे यहाँ पे इसके मेजरमेंट लिख के देंगे। अब देखो बच्चे ये जो है ये एक्टिविटी आपकी जो एक्सपेरिमेंट है ये आपके टीचर्स जो आपको परफॉर्म कराएंगे, आप घर में भी ये परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन फर्दर जो है बुक ने आपको प्रोसेस ऑब्जर्व करके यहाँ पे एक ग्राफ दिया है, तो आइए इस ग्राफ को हम लोग भी पढ़ लेते हैं। व्हाट ट्रेंड डू यू ऑब्जर्व इन द डाटा यू रिकॉर्डेड इन टेबल 3.1। क्या आप ऑब्जर्व करोगे, पहले वो आपको लिख देना है, ठीक है। आर योर ऑब्जर्वेशन सिमिलर टू दोज प्रेजेंटेड इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, व्हाट डू यू इन्फॉर्म। फिर आपको मैच कर देना है कि क्या आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो इस जो ग्राफ में दी है उससे मैच करती है कि नहीं करती है, ठीक है। अच्छा ग्राफ के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या दिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। रूट इन जार ए कंटिन्यू टू ग्रो इन लेंथ। देखो बेटा अगर आप लोग ध्यान से जार को इसको देखोगे ना, तो देखो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, ठीक है। यहाँ पे आपकी दोनों जार ए के अंदर जो आपको ब्लू से शो किया गया, जार बी के अंदर जो आपको ब्राउन से शो किया गया। आप देखोगे कि हमने किया क्या था, हमने दोनों को 1 डे से रखा था, है ना। और डे 1 की बाद से हम लोग देख रहे थे कि कंटिन्यू दोनों की जो ग्रोथ है वो हो रही है, लेकिन कुछ तो 4th वाले दिन हुआ जिससे जार बी के अंदर कोई चेंज आया। जार ए तो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, जो भी उसके अंदर प्रोसेस है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जार बी जो है वो आपका जो प्रोसेस है बेटा वो रुक गया और उसके बाद वो धीरे धीरे कांस्टेंट हुआ, ठीक है। तो ये क्या समझा रहा है, ये यहाँ देख लेते हैं कि रूट ए जो जार ए के अंदर जो रूट्स हैं वो कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं लेंथ में, जबकि जो जार बी के अंदर है वो जैसे ही हमने टिप्स जो कट किए उसके बाद से जो ग्रोथ है वो रुक गई। This shows that roots grow only from their tips. The tips consist of cells which divide continuously.
देखो बेटा, ग्रोथ कब होगी? जब आपके जो सेल्स हैं वो डिवाइड होंगे, जैसे जैसे डिवाइड होंगे बढ़ते जाएंगे, ग्रोथ होती जाएगी। अब जैसे हम लोगों ने टिप्स काट दी तो हमने देखा कि ग्रोथ रुक गई। इससे हमने निष्कर्ष क्या निकाला? इसको ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो डिवाइड होने वाले जो सेल्स थे वो यानी कि टिप्स पर प्रेजेंट थे, और जैसे ही आपने वो काट दिए तो आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़नी रुक गई। यू मे रिकॉल ऑब्जर्विंग माइटोसिस इन अनियन रूट टिप्स इन चैप्टर 2। अब आपको थोड़ा सा ध्यान आ रहा होगा चैप्टर 2 में, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि चैप्टर 2 जिन्होंने देखा है वही बच्चे चैप्टर 3 को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है? वहां पे हम लोगों ने यही प्याज वाला जो हमने किया था। This observation confirm that root strip contain actively dividing cell। ये कंफर्म करता है कि जो रूट के टिप्स पर क्या है बेटा, आपके एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है? सिमिलरली इसी तरीके से शूट की टिप्स पर भी आपके यही एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो हेल्प करता है दोनों को ग्रो करने में, लेंथ को ग्रो करने में। Thus, we conclude that plants have growth zones at the tips of their root and shoot called the apical meristems, which help the plant grow in length, figure 3.3। बेटा सिंपल भाषा में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो मैंने क्या बताया कि प्लांट की शूट और रूट की टिप्स पर प्रेजेंट जो आपके टिश्यूज हैं, ठीक है, जो आपकी ग्रोथ कराने में हेल्प करते हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हैं बेटा? जिन्हें आप बोलते हो एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि शीर्ष विभज्योतक। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, और ये करेंगे क्या? ये जनरली आपकी जो प्लांट है उसकी ग्रोथ कराने में हेल्प कर। आशा करती हूँ यहाँ तक सभी को समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखो आप फिगर 3.3 के अंदर देख सकते हो लोकेशन कहाँ पर आपकी जो एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है। ये देखो इसकी जो ये वाली पार्ट है यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, यही आगे फर्दर ग्रो करेगा, और यहाँ पे शूट जो है ना आपका यहाँ पर आगे प्रेजेंट है, फिर ये फर्दर आपका ग्रो करेगा। 3.2.2 लेटरल मेरिस्टेम, हाउ डू प्लांट ग्रो इन गिर्थ। अब हम लोग बात करते हैं बेटा लेटरल मेरिस्टेम की, यानी कि पार्श्व विभज्योतक की, जो आपकी हेल्प करता है प्लांट की गिर्थ को बढ़ने में, यानी जो पौधे की जो परिधि होती है ना, या आप बोल सकते हो जो तना होता है, जो मोटा होता चला जाता है, इसको बढ़ने में हेल्प करता है। तो लेटरल मेरिस्टेम क्या होंगे? ये होते हैं आपके पार्श्व विभज्योतक। लुक एट योर सराउंडिंग्स, अपने आसपास देखिए। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द स्टेम्स ऑफ डाइकॉट प्लांट्स नॉट ओनली ग्रो इन लेंथ बट आल्सो इंक्रीज इन डायमीटर और गिर्थ ओवर टाइम। बेटा आप ऑब्जर्व करोगे कि जो भी आपके डाइकॉट्स प्लांट्स होते हैं ना, उनकी जो तने होते हैं वो सिर्फ लेंथ में ही नहीं बढ़ते, बल्कि वो उनका जो डायमीटर होता है, जो उनकी गिर्थ होती है ना, ये देखो इस तरीके से एक बार आप देख लो, ये वाला जो पार्ट होता है ना, जब आप इसको काट के ऐसे ऊपर से देखोगे ना तो ये आपके डायमीटर बन जाता है। इसको डायमीटर बोला गया, इसको जनरली गिर्थ बोला गया, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। तो गिर्थ में जो है आपका समय के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। व्हाट कॉजेज दिस इंक्रीज इन गिर्थ? क्या कारण है इसकी जो परिधि है इसके बढ़ने का? वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन मे बी द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक संभव कारण क्या हो सकता है इसका? जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट हो सकते हैं, या उनकी कोई एक्टिविटी हो सकती है। इफ यू हैव विजिटेड अ टिम्बर यार्ड और ऑब्जर्व द कट ट्रंक ऑफ अ ट्री, you may have noticed several ring-like patterns on the cut surface of wood, figure 3.4। बेटा अगर आप कभी भी आप लकड़ियों के गोदाम होते हैं ना, जहाँ पे लकड़ियों के बंडल से कटे हुए रखे होते हैं, अगर आप कभी वहां गए हो या आपने किसी पेड़ को ऐसे ऊपर से कटा हुआ पूरा देखा है, तो आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि कई तरीके की रिंग्स बनी हुई होती है। देखो जरा ध्यान से इधर फिगर में, ये देखो कई तरीके की इस तरीके से रिंग्स बनी होती है इस ट्रंक वाले हिस्से में, ठीक है? दीज आर एनुअल ग्रोथ रिंग्स। ये क्या है? ये है बेटा आपकी आप ऐसे बोल सकते हो वार्षिक वलय वृद्धि, ठीक है, या वार्षिक वृद्धि विलय आप बोल सकते हो। मतलब एनुअली जो ग्रोथ होती है ना, ये वाली रिंग्स होती है। सम एनुअल रिंग्स आर वाइड एंड सम आर नैरो। कुछ जो एनुअल रिंग्स आप देखोगे वो तो बहुत चौड़ी चौड़ी होंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो बहुत पतली पतली होंगी। देखो अगर आप लोग ध्यान से इसे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो ये पीछे वाली जो है बिल्कुल पतली पतली है ना। आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो ये और ज्यादा चौड़ी होती जा रही है। रिफ्लेक्टिंग द फेवरेबल और अनफेवरेबल ग्रोथ कंडीशन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। ये बेटा आपको दर्शाती है, बताती है कि कैसे जो आप बोल सकते हो ना प्रति वर्ष फेवरेबल कंडीशन होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेड़ को जो चाहिए इसी तरीके का पर्यावरण मिलता है, कभी कभी उसको उस तरीके का पर्यावरण नहीं मिलता, तो उनके द्वारा आप बोल सकते हो कि प्रभावित हुई ये रिंग्स की जो कंडीशन है ये आपको बताती है। बाय काउंटिंग दिस एनुअल रिंग्स, scientists can estimate the age of a tree and also understand the climatic condition under which it grows।
बेटा इन्हीं एनुअल रिंग की हेल्प से जो आपके वैज्ञानिक हैं वो पेड़ की आयु का अनुमान लगाते हैं, साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि किस कंडीशन में जो ये पेड़ है वो ग्रो हुआ है, यानी उसके आसपास की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो कैसी, उसको समझने में भी हेल्प करती है ना। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो पैटर्न्स वो बने होंगे उनकी जो थिकनेस है कि कितने वो नैरो है कितने वो वाइड है, ये हेल्प करता है क्लाइमेटिक कंडीशन को अंडरस्टैंड करने में। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पर। The increase in girth occurs due to the presence of actively dividing cells arranged in a ring in the stem. बेटा ये जो गिर्थ होती है, जो तने की जो मोटाई होती है, ये लगातार सक्रिय रूप से जो विभाजित होने वाली कोशिकाएं हैं उनकी प्रेजेंस की वजह से बढ़ती रहती है, ठीक है। These cells divide and produce new cell inside and outside in a concentric manner. ये सेल विभाजित होती हैं और नई सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं बाहर और अंदर। कैसे? कंसेंट्रिक मैनर में। कंसेंट्रिक बेटा क्या होता है? जनरली जहां पे आपका जो कॉमन सेंटर होता है, ठीक है, जैसे ये कॉमन सेंटर है तो इस तरीके से कंसेंट्रिक मैनर के अंदर वो बढ़ती रहती है। आप देख भी रहेंगे ना एनुअल रिंग जो अभी पीछे हम लोगों ने देखी थी, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ स्टेम। और यही क्या करता है? यही धीरे धीरे डायमीटर को बढ़ाता है। देखो पहले यहां से इतना डायमीटर था, ठीक है, इसके बाद ये डायमीटर यहाँ से इतना हो गया, फिर ये डायमीटर इतना हो गया, फिर ये डायमीटर इतना हो गया। तो सेल जब डिवाइड होती हैं और नई सेल्स बनाती हैं उसके बाद क्या होता है बेटा? स्टेम का जो डायमीटर है वो भी इंक्रीज होता है। दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज कॉल्ड द लेटरल मेरिस्टेम। यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कहलाते हैं बेटा? ये कहलाते हैं आपके लेटरल मेरिस्टेम यानी कि पार्श्व विभज्योतक, ठीक है। तो मेरिस्टेम से मैंने आप लोगों को बताया, मेरिस्टेम आप लोगों को ध्यान रखना है जो डिवीजन में हेल्प करता है, जनरली जो डिवाइड होता है या ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है। लेटरल कौन सी वाली होगी? लेटरल आप साइड वाली आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। और हिंदी वाले बच्चों को मैंने बता ही दिया है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व विभज्योतक। 3.2.3 इंटरकैलरी मेरिस्टेम, हाउ डू प्लांट्स ग्रो आफ्टर बीइंग कट। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा थर्ड वाला पार्ट, इंटरकैलरी, ठीक है। पूछ रहा है हाउ डू प्लांट्स ग्रो आफ्टर बीइंग कट। यदि प्लांट को काट दिया जाता है तो वो फिर कैसे ग्रो करता है, कैसे वृद्धि करता है, आइए जानते हैं। We have learned that meristematic tissues are present at the tip of root and shoot. हम लोग अभी सीख कर आए हैं कि जो विभज्योतिक ऊतक होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो आपके जो है रूट के और शूट के टिप्स पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। What do you think happens to the growth of the plant if the tip of a young stem is cut? आपके अकॉर्डिंग यदि हम किसी यंग प्लांट की स्टेम को काट देते हैं, ठीक है, उसके टिप्स को काट देते हैं तो क्या होगा? The stem stops growing in length, but new branches arise from the nodes of the stem. The intercalary meristem is located at the base of internode or just above the node. बेटा ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं, जो अंतवेशी विभज्योतक ऊतक होते हैं, ठीक है, ये आपके कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके इंटरनोड के बेस में नीचे बेस की तरफ, ठीक है, और नोड्स के ऊपर की तरफ पाए जाते हैं। द नोड इज पॉइंट ऑन प्लांट स्टेम वेयर ब्रांचेस और लीव्स अराइज। नोड वो पॉइंट होता है जहां से आपकी जो ब्रांचेस हैं या पत्तियां वो अराइज होती हैं, निकलती हैं या उगती हैं। द पार्ट ऑफ स्टेम बिटवीन द टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड्स। जनरली दो नोड्स के बीच का जो पार्ट होगा स्टेम वाला वो क्या कहलाएगा आपका बेटा? इंटरनोड। देखो जरा यहाँ पे एक पिक्चर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ये देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो यहाँ से जो है आपका ये नई नई पार्ट्स अराइज हो रहे हैं ना, ये देखो इस तरीके से नए पार्ट्स अराइज हो रहे हैं ना। तो ये वाला पार्ट क्या है आपका बेटा? ये नोड्स है। एक तो यहाँ पर आपके जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होंगे और इन दो नोड्स के बीच की जो ये वाली दूरी है ये आपकी कहलाती है इंटरनोड, और यहाँ पर आपके जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होंगे। होप सो यहाँ तक आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा नोड्स और इंटरनोड्स क्या है। You may also have observed that when the hedge around a garden is cut, after some time more branches appear again, giving the hedge a bushy appearance. आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी हम लोग गार्डन के अंदर जाते हैं तो वहां पे बहुत सारी घासें होती है ना, जो अच्छे तरीके से जो है आपकी बोल सकते हो कि कटी भी होती है, लेकिन क्या होता है कुछ टाइम बाद क्या होता है वो वापस से ज्यादा ग्रो करना शुरू कर देती है। Grass also appear after some time being mowed and or grazed by animal. बेटा जो घास है जब कोई जानवर वगैरह उसको क्या करते थे, खा जाते हैं, चर लेते हैं, ठीक है, या काट देते हैं, उसके बाद भी वो जो घास है वो वापस से उग जाती है। This happens because of the presence of intercalary meristem at the nodes of its stem.
ये किसकी वजह से होता है, वो बार बार ग्रो क्यों कर रही है, क्योंकि वहां पर जो नोड्स होती हैं उनकी स्टेम्स में, वहां पे आपके कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। These meristematic tissues are called intercalary meristems. इन उत्तकों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं अंतवेर्षी विभज्योतक। Thus plants have 3 types of meristematic tissue. अब आप लोग पढ़ चुके हो कि पौधों के अंदर 3 तरीके के meristematic tissues होते हैं, ठीक है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होगा एपिकल मेरिस्टेम कहां पर प्रेजेंट था, रूट और शूट की टिप्स पर प्रेजेंट था, जो क्या कर रहा था, जो पौधे की लेंथ को इंक्रीज कर रहा था। वहीं द लेटरल मेरिस्टेम ये कहां लोकेटेड है बेटा, ये आपके लोकेटेड होते हैं सर्कमफेरेंस में। सर्कमफेरेंस बच्चों आप लोगों को पता होगा, है ना, सर्कल की जो ये परिधि होती है, ये जो गोलाकार होता है, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं स्टेम की, और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये गिर्थ को बढ़ाते हैं, मोटाई को बढ़ाते हैं। जबकि इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है आपके बेटा, वो नोड्स और इंटरनोड्स के बेस पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये किसमें हेल्प करते हैं, ये आपके हेल्प करते हैं वापस से आपके जो पेड़ है उसको ग्रो करने में, या फिर कटिंग के बाद रीजनरेट करने में हेल्प करते हैं। तो टुगेदर, एक साथ, these मेरिस्टेम्स अकाउंट फॉर ग्रोथ इन लेंथ, girth एंड ब्रांचिंग इन प्लांट्स। तो आपको समझ आया होगा कि पेड़ जब बढ़ता है तो वो अपनी शूट्स यानी ऊपर वाला भाग भी बढ़ाता है, नीचे जड़ वाला पार्ट्स भी बढ़ाता है, उसकी जो गिर्थ है, मोटाई है, वो भी बढ़ती है, और आप देखते हैं कि उसमें कई कई नई नई शाखाएं भी ग्रो करती है। तो होप सो यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से टिश्यूज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है उनकी ग्रोथ के लिए। द सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर स्मॉल, हैव थिन सेल वॉल, ए लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म विद मैनी ऑर्गेनेल्स। आप सेल वाला चैप्टर आप लोग पढ़कर आए तो आप अच्छे से इस चीज को समझ जाएंगे, इस पैराग्राफ को आपको आसानी होगी समझने में। क्या कह रहे हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की कोशिकाएं होती हैं, जो सेल होती हैं, वो कैसी होती है बेटा, वो छोटी होती हैं, उनकी जो सेल वॉल होती है वो पतली होती है, बड़ा और प्रोमिनेंट, है ना, जो प्रोमिनेंट यानी कि जो अच्छे तरीके से आपको दिखाई देता है, इस तरीके का केंद्रक प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जो उनका साइटोप्लाज्म होता है यानी कि जो कोशिका द्रव्य होता है, उसमें कई तरीके के जो आपके कोशिकांग भी पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म होता है बेटा आपका कोशिका द्रव्य। Vacuoles are generally absent and the cells are tightly packed with little or no intercellular space। बच्चे ये जो यहाँ पर जो लाइनिंग मैं आपकी बताती जाऊंगी, या फिर मैं स्टार लगाऊंगी, या फिर जो लाइन अंडरलाइन करूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना ये आपको दिमाग में बिल्कुल रखना होगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जैसे आपके दिमाग में है तो वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं, ये आपके माइंड में एकदम हिट करना चाहिए, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि वैक्यूल्स जो है वो क्या होते हैं, वो इसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। क्यों एब्सेंट होते हैं, क्योंकि सेल्स जो है वो आपस में बिल्कुल टाइटली पैक्ड होती हैं और उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। जबकि जो वैक्यूल था वो क्या करता है, वो एक लार्ज स्पेस लेता है ना, जिससे वो आप जो स्टोर वगैरह करने का काम करता है। तो इसके अंदर आपका जो वैक्यूल है वो एब्सेंट होता है, और जो सेल्स है, जो कोशिका है, वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं, यानी कि उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए अपने हाथों की दोनों उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए। जब आप आपस में फंसाएंगे तो आप देखेंगे कि उंगलियों के बीच में कोई भी गैप नहीं नजर आएगा, ठीक है। तो यानी जब आप अपनी उंगलियों को टाइटली पैक करते हो तो बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं आएगा, लेकिन जब आप अपनी उंगलियों को थोड़ा सा ढीला छोड़ दोगे तो आप देखेंगे कि आपकी उंगलियों के पास स्पेस नजर आएगा। These characteristics of meristematic tissue allow them continuous and rapid cell division। और यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि ये कंटिन्यू, लगातार क्या करती रहती है, कोशिका का विभाजन करती रहती है। Why do you think that the cell of meristematic tissues lack vacuole? अब क्या आप लोगों ने ये वाली चीज सोची कि इसके अंदर वैक्यूल्स जो है वो क्यों अनुपस्थित होता है, ये क्यों प्रेजेंट नहीं होता? ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल डिवीजन, लगातार कोशिका का विभाजन होने की वजह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐड न्यू सेल टू द प्लांट बॉडी। लगातार नई नई सेल बन रही है तो क्या करेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो क्या करता है, वो नई नई कोशिकाओं को उसमें जोड़ता जाएगा प्लांट्स की बॉडी में। Some of the newly formed cell remain meristematic while other lose the ability to divide। बेटा कुछ तो ऐसी होती हैं जो नई सेल्स बनाएंगी, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो ये वाली जो नई सेल्स बनाने की जो क्षमता है उसे खो देती हैं, यानी वो वापस से वो डिवाइड नहीं होती हैं। The cells that lose the ability to divide undergo changes in structure and function and become permanent tissue। वही कोशिकाएं जो अपने विभाजित होने की क्षमता को खो देती हैं, वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेती हैं, अपने फंक्शन को चेंज कर लेती हैं और बन जाती हैं बेटा परमानेंट टिश्यू, यानी कि स्थायी ऊतक।
ठीक है। परमानेंट क्या होता है? परमानेंट वो होता है जो चेंज नहीं होता, जो एज इट इज आपकी बॉडी में रहेगा ही रहेगा, है ना। तो समझ आया ना कि परमानेंट टिश्यूज कैसे बने। दी सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अब ये वाली जो कोशिका है ना, ये बिल्कुल अलग काम करेंगी, ये बिल्कुल स्पेशल काम करेंगी। कैसे? जैसे सपोर्ट देंगी, ट्रांसपोर्ट करेंगी और स्टोरेज का काम करेंगी। दिस प्रोसेस बाय विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। यानी कि बेटा वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसके अंदर ये वाली जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये एक स्पेशल रूप ले लेती है और स्पेशल कार्य करती हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डिफरेंशिएशन, यानी कि विभेदन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बिकम परमानेंट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और इसी प्रोसेस की वजह से जो आपकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थी, जो विभज्योतिक ऊतक थे, वो आपके स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपके परमानेंट टिश्यू में परिवर्तित होता है। तो समझ आ रहा होगा आप लोगों को चैप्टर। बहुत धीरे धीरे अच्छे तरीके से मैं पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको कोई भी तरीके का डाउट आपके दिमाग में ना रहे। आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? थोड़ा सा एक क्विक ओवरव्यू दे देती हूँ। हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में, ठीक है। जो कौन से टिश्यूज होते हैं? जो आपके डिवीजन की एबिलिटी परफॉर्म करते हैं, यानी ग्रो में हेल्प करते हैं। किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर, ठीक है। और ये हमने कितने तरीके के पढ़े? ये हमने जनरली 3 पढ़े। कौन कौन से पढ़े हम लोगों ने? कमेंट करके लिखते जाओ जो बच्चा क्लास देख रहा है अभी, ठीक है। एक हमने पढ़ा एपिकल मेरिस्टेम, एक हमने पढ़ा लेटरल मेरिस्टेम और एक हम लोगों ने पढ़ा इंटरकैलरी, ठीक है। एपिकल, एपी ए से शुरू होता है, ए से यानी कि जो आप ऐसे समझ लो अल्फाबेट का पहला अक्षर है, सबसे फ्रंट पे आता है। तो जो टिश्यूज आपके फ्रंट पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, शूट्स और रूट्स की टिप्स पे प्रेजेंट होंगे और ग्रोथ में हेल्प करेंगे, वो होंगे आपके एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू, ठीक है। लेटरल की बात करते हैं, लेटरल से हम रिलेट कर देते हैं साइड्स को, ठीक है। तो जो साइड्स में प्रेजेंट होंगे, प्लांट की गिर्थ को बढ़ाएंगे, डायमीटर को बढ़ाएंगे, वो होंगे आपके लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो आपके नोड्स और इंटरनोड्स के पास प्रेजेंट होंगे, वो होंगे आपके इंटरकैलरी टिश्यूज। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? फिर हम लोगों ने एक चीज देखी कि कुछ सेल्स के अंदर, कुछ कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ऐसी भी होती हैं जो लूज कर देती हैं एबिलिटी टू डिवाइड, यानी वो डिवाइड नहीं होती, ये वाली क्षमता खो देती हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है? अब वो स्पेशल स्ट्रक्चर ले लेती हैं प्लस स्पेशल फंक्शन करती हैं। स्पेशल स्ट्रक्चर और फंक्शन करने के साथ वो क्या करती हैं? एक प्रोसेस जिसका नाम था डिफरेंशिएशन, इस प्रोसेस की मदद से वो क्या कर देती है बेटा? वो एक परमानेंट टिश्यू का रूप ले लेती है। इतनी बात सभी बच्चों को समझ आई, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में कि परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं।